गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर काव्य गुण पढ़ेंगे। काव्य गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ कुछ परिभाषाएं दी है। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण हैं। किसने कहा है? वामन ने, आचार्य वामन ने कहा है कि काव्य के जो शोभाकारी या आकर्षक धर्म जो हैं वह गुण होते हैं। अब शोभाकारी क्या चीज़ है? शोभाकारी वो चीज़ है जो काव्य में शोभा को उत्पन्न करे, शोभा को उत्पन्न करें, अर्थात शोभावर्धन करें। क्या करें? शोभावर्धन, शोभा को बढ़ाएं, जैसे अलंकार है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। यानी काव्य में शोभा को वर्धन करने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले या उस काव्य को आकर्षक बनाने वाले जितने भी धर्म हैं वह गुण कहलाते हैं। फिर देखिए, रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म गुण हैं। ये किसने कहा? आचार्य मम्मट ने। क्या कहा है? रस के उत्कर्ष के कारण जो रूप बदलता है वह धर्म क्या है? गुण कहलाता है। तो ये दो परिभाषाएं हैं जो काव्य के गुणों को परिभाषित कर देती हैं। फिर हमने यहाँ पर गुणों के प्रकार बताए हैं कि विभिन्न आचार्यों ने काव्य गुणों को भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। जैसे आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। कितनी मानी है? 20। उसी प्रकार आनंदवर्धन ने इनकी संख्या 3 बताई है। उसके बाद जो अग्नि पुराणकार हैं उन्होंने काव्य गुणों को 18 बताया है। भरत और दंडी इन्होंने काव्य गुणों को 10 बताया है। कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है और मम्मट ने काव्य गुण 3 बताए हैं। यानी यहाँ पर आनंदवर्धन और मम्मट द्वारा जो दिए गए काव्य गुण हैं वह सब आचार्यों ने सटीक माने हैं। अब देखिए, यहाँ क्या होता है कि रसास्वादन के समय सामाजिक यानी सहृदय के चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों को 3 भागों में बांटा है। यानी जब किसी काव्य का अपन आस्वादन करते हैं उस समय उस काव्य को पढ़ने वाला, उस काव्य को सुनने वाला, उसके हृदय की 3 अवस्थाएं रहती हैं। उन्हीं 3 अवस्थाओं के आधार पर हमने इन काव्य गुणों को 3 भागों में विभाजित किया है। देखिए, 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है द्रुति। द्रुति यानी पिघलना, और पिघलना का अर्थ यहाँ गुण के रूप में है माधुर्य गुण। फिर यहाँ दीप्ति, ऐसा काव्य जो सुनते ही पढ़ते ही जोश आ जाए, दीप्त कर दे हमें, तो वह ओज गुण के अंतर्गत आएगा। ऐसा काव्य जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो व्यापक तो यानी उसका अर्थ का फैलाव हो जाए तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। ये 3 जो हैं वह रूप इसके माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 रूप हैं रसास्वादन के समय सहृदय या फिर सामाजिक के चित्त की अवस्था कैसी रहती हैं, उस अवस्था के आधार पर हमने इसको 3 भागों में विभाजित
किया है। अब देखिए, सबसे पहले आता है हमारा प्रसाद गुण। किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। प्रसाद गुण किसे कहते हैं अपन? कविता को सुनते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। इसका संबंध चित्त की निर्मलता व व्यापकता से है। क्या होगा, कोई काव्य, कोई कविता हम सुनते हैं या पढ़ते हैं और उसका अर्थ जो है हमें आसानी से समझ में आ जाए, और इसका सीधा संबंध चित्त की निर्मलता से है। यानी अर्थ जो है व्यापकता को प्राप्त हो जाए और हमारे आसानी से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की बाध्यता न रहें, चित्त जो है बिल्कुल ही निर्मल रहें, तब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये प्रसाद गुण हैं। देखिए, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। काव्य को पढ़ करके हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न हमारा चित्त जब होगा जब उसका अर्थ जो है हमें आसानी से समझ में आ जाएगा और अर्थ जो है वो व्यापकता को प्राप्त हो जाएगा, तब जो है हमारा चित्त है वो प्रसन्न हो जाएगा। अब देखिए, प्रसन्नता क्या है? वह रचना जो हृदय को आनंदित कर दें, जो हृदय को आनंदित कर दें, यह प्रसन्नता है। और फिर प्रसाद गुण जो हैं गुणों का राजा हैं। जिस प्रकार से रसों का राजा श्रृंगार है, उसी प्रकार से गुणों का राजा प्रसाद गुण हैं। फिर देखिए, हमारे साहित्य दर्पणकार जो हैं उन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है कि जैसे सूखे ईंधन में आग भक से लग जाती हैं, तुरंत लग जाती हैं, वैसे ही जो गुण चित्त में शीघ्र व्याप्त हो जाता है, यानी चित्त में शीघ्रता से व्यापकता को प्राप्त हो जाता है, अर्थ को प्राप्त हो जाता है, अर्थात रचना का बोध हो जाता है, तब वहाँ पर क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। फिर देखिए, हमारे आचार्य भिखारीदास हुए हैं। भिखारीदास ने भी कहा है कि मन रोचक अक्षर परे सो है शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यों प्रगटे अर्थ गंभीर। क्या कह रहे हैं भिखारीदास कि जहाँ मन को भाने वाले शिथिल शरीर अक्षर हो और मोती की भांति स्वच्छ गंभीर अर्थ प्रकट करते हो, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। इसके कई सारे उदाहरण हमें मिलेंगे। जैसे उदाहरण अपन ले सकते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। तो देखिए, इस उदाहरण में या इन पंक्तियों में सरल शैली हैं और कवि ने सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण के द्वार पर पहुँचने, मित्र की करुणाजनक दशा देखकर जो हृदय आर्द्र हो गया या व्याकुल हो गया, विहल हो गया, उसका मार्मिक चित्रण किया है। तो यहाँ पर ये पद पढ़ करके हमारे चित्त में व्यापक हो जाता है, अर्थ व्यापकता को प्राप्त हो जाता है और वहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रसाद गुण है। जहाँ अर्थ आसानी से समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण है। उसी भांति यहाँ उदाहरण भी मैंने दिया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसमें समझने की कोई ज़्यादा हमारे चित्त को, हमारे मन को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, आसानी से इसके अर्थ का बोध हो जाता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। उसी प्रकार से
निराला की ये कविता हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लखुटियाँ टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। तो एक भिखारी का दृश्य है यहाँ पर, और कविता पढ़ते ही या सुनते ही इसका अर्थ जो है वो हमें स्पष्ट हो जाता है। तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। तो इस प्रसाद गुण के विवेचन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी हैं, बहुत ही सरल हैं। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता, और इसको अपन परिभाषा में बांटे तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि चित्त की द्रवित यानी पिघलना, द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है। चित्त के द्रवित होने की जो प्रवृत्ति है या वृत्ति है उसको माधुर्य गुण कहा जाता है। इसमें हृदय जो है आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। वैसे मधुरता का या माधुर्य का सीधा सा अर्थ है मधुरता। हृदय में जो रचना मधुरता भर दे वह माधुर्य गुणमयी होती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि माधुर्य गुण चित्त को द्रवीभूत करता है, यानी आर्द्र बनाता है। इसका संबंध चित्त द्रवित होने की वृत्ति से है। माधुर्य गुण का सीधा संबंध चित्त के द्रवित होने की वृत्ति से है। पाठक, श्रोता या प्रेषक तीनों के हृदयों को वह आनंद से द्रवीभूत कर देता है। इस प्रकार से आचार्य साहित्य दर्पणकार के उन्होंने लिखा है, माधुर्य गुण वह हैं जिससे अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए। यानी विश्वनाथ ने क्या लिखा है कि माधुर्य गुण वह हैं जिसमें अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए। उसी प्रकार से कुछ इस गुण की विशेषताएं हैं कि यह गुण कब किसी काव्य में आता है और कब उस काव्य में वर्जित हो जाता है। मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव रहता है। ऐसी रचना जिसमें मूर्धन्य जो ध्वनियाँ हैं उसका पूर्ण रूप से अभाव है, तो इसका मतलब माधुर्य गुण से युक्त रचना है। जैसे मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ट, ठ, ड, ढ, र, स, ये। इन ध्वनियों का जिस काव्य में अभाव रहता है वहाँ पर माधुर्य गुण की रचना होती हैं। फिर अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग, ये पंचम वर्ण का इस काव्य में अधिक प्रयोग होता है। फिर अल्प समास या समास का अभाव काव्य में यदि हैं तो छोटे छोटे समास हैं, अल्प समास का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इस काव्य में पूर्ण रूप से समास का अभाव रहता है। इस काव्य में कोमल मधुर रचना कैसी हो? कोमल और मधुर रचना, सुनने में जो मधुर लगे, वे रचनाएं जो हैं किस में आएगी? माधुर्य गुण से युक्त होगी। फिर देखिए इस काव्य में श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, हास्य, करुण आदि रसों का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ उदाहरण दिया है कि लाली बन सरल कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती हैं, कुंचित अलकों सी घुघराली मन की मरोर बनकर जगती हैं। इसमें देखिए एक कोमल भाव है, किसका? लज्जा का कोमल भाव है। तो इस प्रकार से जहाँ पर कोमल शब्दों में
कोई प्रेम पूर्वक बात कही गई हो, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। इसके कई सारे उदाहरण हम देखने को मिल सकते हैं। जैसे तेरी आभा का गुण नभ को देता, अगणित दीपक दान, दिन को कनक राशि पहनाता, विधु को चांदी का परिधान। इसमें भी श्रृंगार का वर्णन है और माधुर्य भाव हैं, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होगा। तो ऐसे कई सारे अपने को उदाहरण मिल जाएंगे जो माधुर्य गुण से युक्त हो। नृख सखी के खंजन आए, फेरे मन भावन, ने नयन इधर मत आए। तो इस प्रकार से गुप्त जी ने भी अपने काव्य में कई जगह माधुर्य गुण को इंगित किया है। अब हमारा रहता है आखिर में ओज गुण। ओज गुण क्या होता है, किसे कहते हैं और किस प्रकार से उसकी पहचान की जाती है। ओज गुण, ओज गुण किसे कहते हैं, क्या होता है कि जो हृदय की दीप्ति यानी हृदय को की चमक वृत्ति का कारण होती हैं, हृदय के अंदर दीप्ति पैदा हो, इसी का कारण होती है। इसमें श्रोता के रस में उत्साह यानी उसके हृदय में दीप्ति हो, चमक वृत्ति मुख्य इसका कारण होता है, और श्रोता के रस में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखता है, ओज गुण कहलाता है। वैसे ओज का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति। इस अर्थ में अपन ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी रचना को पढ़कर या सुनकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, चित्त में आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऐसी रचना ओज गुणमयी होती है। क्या होता है, किसी रचना को पढ़कर सुनकर शरीर में स्फूर्ति आ जाए, आवेश, चित्त में आवेश उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। इस गुणयुक्त रचना से मन में उमंग, उत्साह, क्रोध आदि का संचार होता है और यह मुख्यतः वीर, विभत्स और रौद्र रस में ओज गुण प्रबलता से दिखाई देता है। देखिए, अब इनमें कुछ इस प्रकार की विशेषता हैं कि जहाँ पर इस प्रकार की वृत्ति हो तो वहाँ पर हम उस रचना को ओज गुण पूर्ण रचना मान सकते हैं। एक तो द्वित्व व्यंजन अधिक आए हो, ठीक है, क्या आए हो, द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग जिस रचना में अधिकता से हुआ हो। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण के रूप में खड लिखा है, ऐसे शब्द। फिर संयुक्त व्यंजन और कठोर वर्णों का प्राधान्य रहता है, यानी ओज गुणयुक्त रचना में एक तो संयुक्त व्यंजन रहेंगे, द्वित्व व्यंजन रहेंगे और कठोर वर्णों का आधिक्य या प्राधान्य रहता है। दूसरा है माधुर्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ की भी प्रधानता रहती है, आधिक्य रहता है। फिर इसमें लंबे समासों का प्रयोग होता है, यानी समास जो हमने माधुर्य गुण में लिए थे, छोटे छोटे समास होने चाहिए, यह समास होने नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या है, लंबे समासों का प्रयोग होता है। फिर परुष, परुष कहते हैं कठोर को, कठोर और ध्वन्यात्मकता होती हैं, शब्द जो हैं ध्वनि पैदा करें ऐसे होने चाहिए, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। यहाँ मैंने देखिए एक उदाहरण लिया है ओज गुण का, जहाँ युद्ध का वर्णन है और वहाँ किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में हाथियों के झुंड हैं,
वह गिर रहे हैं उसका वर्णन है। क्या लिखा है? है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकर अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। हाय रुंड यानी युद्ध क्षेत्र में घोड़ों के समूह गिर पड़े हैं, कट गए हैं। गज झुंड गिरे, हाथियों के और घोड़ों के समूह उस युद्ध में गिर करके पड़ गए हैं। कटकर अवनी पर सुंड गिरे यानी हाथियों के सूंड कट करके उस अवनी पर, पृथ्वी पर, युद्ध क्षेत्र में गिर गए हैं। भू पर है विकल वितुंड गिरे यानी उस धरती पर कई सारे मुंह गिरे हुए पड़े हैं। वितुंड यानी मुंह। लड़ते लड़ते अरि झुंड गरे, इस प्रकार से लड़ते लड़ते शत्रुओं के झुंड उस युद्ध क्षेत्र के अंदर गिर पड़े हैं। तो इस प्रकार से जब अपन इस रचना को पढ़ते हैं तब हमारे चित्त में उत्साह पैदा होता है, वीरता पैदा होती है और भाव जो हैं वह ओजपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओज गुण होता है। इस प्रकार से कई सारे इसके उदाहरण हैं, ले सकते हैं अपन। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, डग 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 रण के डंके मारू के साथ भयंद बाजे, टप 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 घोड़े कूद पड़े, कट कट मतंग के रंद बाजे। तो इस प्रकार से द्वित वर्ण हो और संयुक्त व्यंजन हो, कठोर वर्णों का प्रयोग हो, मूर्धन्य व्यंजनों का आधिक्य हो और परुष वर्ण हो, ध्वन्यात्मकता आती हो। जैसे इसमें अब ध्वनि आ रही है ना, डग डग टप टप की ध्वनि, तो ऐसे शब्द आए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह ओज गुण हैं। देखिए दोस्तों, इस ओज गुण के साथ में हम कुछ रीतियाँ भी कर लेते हैं। हमारे काव्य में कुछ रीतियाँ भी होती हैं। आचार्य वामन ने रीति को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। कैसी हो? पद रचना विशिष्ट हो, कि विशिष्ट पद रचना रीति ही। फिर क्या है विशिष्ट पद रचना? वामन ने रीति का नामकरण क्षेत्र के आधार पर और लक्षणों का निरूपण पद रचना के आधार पर किया है। पहले तो कहा है कि रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना है रीति। और फिर कहा है कि इसका नामकरण जो क्षेत्र के आधार पर और उसमें जो लक्षण हैं उनका निरूपण पद रचना के आधार पर कर उन्होंने रीति के 3 भाग किए हैं, वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली। आचार्य रुद्रट ने एक और रीति का परिगणन कराया है और वह है लाटी। ठीक है। अब देखिए, वैदर्भी रीति कहाँ है? विदर्भ, महाराष्ट्र क्षेत्र के आधार पर वैदर्भी हो गया नाम। गोड़ी या गोड़िया, बंगाल के लोग जो हैं जोशपूर्ण कविता करते हैं वह गोड़ी रीति के अंतर्गत आते हैं। फिर पांचाली, जहाँ बरेली, उत्तर प्रदेश के आसपास के लोग जिस शैली में रचना करते हैं, जिस रीति में करते हैं, उसको पांचाली कहते हैं। फिर लाटी जो है वो रुद्रट के द्वारा नाम दिया गया है, स्थापित की गई है रीति, और गुजरात के क्षेत्र विशेष में इससे संबंधित कविताएं की जाती हैं। अब देखिए, हम अब इन तीनों का थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे कि वैदर्भी रीति यह समग्र विशेषताओं से युक्त होती हैं। जो हमने ऊपर इसकी विशेषताएं बताई हैं, यह दोष रहित वीणों के या वीणा के स्वर के समान मधुर शब्द और अर्थ के चमत्कार से युक्त होती हैं। यानी वैदर्भी रीति है वह
समस्त विशेषताओं से युक्त होती हैं और दोष रहित होती हैं। किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं होता है और ये बड़ी मधुर होती हैं, जिस प्रकार से वीणा के स्वरों के समान मधुर शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाली होती हैं। यह अल्प समास, चित्त की द्रवणशीलता, प्रकृति से संबंधित और कोमल शब्दावली से युक्त होती हैं। इसका संबंध जो है माधुर्य गुण से है। किसका? वेदर्भी रीति का। कुंतक ने इसे सुकुमार मार्ग कहा है। तो ये थी हमारी वेदर्भी रीति। अब दूसरी आती है हमारी गोड़ी या गोड़ी। गोड़ी रीति क्या है? यह ओजपूर्ण कांतिमय होती हैं। यानी गोड़ी रीति की जो कविताएं हैं वह ओज गुण से युक्त होगी। इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहेगा। ओज गुण है तो उसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं आएगी। सुकुमारता और मधुरता तो वहाँ आएगी माधुर्य गुण में। और यह दीर्घ समास और विद्वत्तापूर्ण शब्दों से युक्त होती हैं। समास इसमें लंबे लंबे हो गए और कवि जो हैं अपनी विद्वत्ता को दिखाने की कोशिश करता है। इसमें परुष यानी कठोर स्वभाव की होती हैं। कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इस रीति का संबंध ओज गुण से है। कुंतक इसे विचित्र मार्ग कहते हैं। कुंतक ने विचित्र मार्ग कहा है और पहले गोड़ी को क्या कहा है? सुकुमार मार्ग कहा है। फिर तीसरी रीति आती है पांचाली रीति। यह वेदर्भी और गोड़ी दोनों की विशेषताओं से युक्त होती हैं। यानी इसमें दोनों प्रकार के गुण मिलते हैं पांचाली में। वेदर्भी के भी हैं और गोड़ी के भी हैं। यह रीति अगठित, भाव शिथिल और छाया यानी कांति से युक्त होती हैं। ये मध्य समासा होती हैं। इस रीति का संबंध ओज और माधुर्य दोनों गुणों से होता है। क्योंकि ये दोनों गुण आते हैं ना, इसमें दोनों की विशेषताएं, इसलिए ओज गुण भी होगा और माधुर्य गुण भी होगा। कुंतक ने इसे मध्यम मार्ग कहा है कि दोनों के बीच के चलने वाली ये रीति हैं। फिर आती है हमारी चौथी लाटी, जो रुद्रट द्वारा स्थापित की गई है। वेदर्भी और पांचाली रीतियों की विशेषताओं से युक्त हैं। यानी यह जो है पांचाली रीति और वेदर्भी रीति, इन दोनों की विशेषताओं को लिए हुए लाटी रीति हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि इसका संबंध सभी गुणों से होता है। यानी माधुर्य से भी है, ओज से भी है और प्रसाद से भी है। और इसकी उद्भावना रुद्रट ने की है। अब देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि देखा उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। देखा उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र पुराना। इसमें देखिए गुण कौन सा है? सीधी सी बात है कि मैंने उसको देखा और ऐसा लगा कि मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया। सीधा सा भाव है। तो इसमें प्रसाद गुण है। और प्रसाद गुण है तो किसमें बात की गई है? कौन से रीति होगी? वेदर्भी रीति होगी। तो माधुर्यता है इसमें वेदर्भी रीति। उसी प्रकार से दूसरा है मधुमय बसंत जीवन वन की वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी की पिछली पहरों में। यहाँ माधुर्य भी है और वेदर्भी रीति हैं। माधुर्य गुण है और वेदर्भी रीति हैं। तो इस प्रकार से हमने आज दो चीज़ों का विश्लेषण किया। पहला काव्य गुण ले लिए, उसके बाद में काव्य की रीतियों का विश्लेषण कर लिया।
आज का जो विवेचन है वह मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको मेरा ये YouTube चैनल, ये लेसन कैसा लगा, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।